गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू एंड वेलकम बैक टू माई ऑनलाइन क्लासेस। आई एम डॉक्टर अशोक यादव और हम बात कर रहे हैं एनिमल बिहेवियर के विषय में। इस वीडियो सेगमेंट्स में हम लोग एनिमल बिहेवियर के कुछ इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स को जानेंगे कि एनिमल बिहेवियर होता क्या है, डिफरेंट प्रकार के एनिमल्स में उनका क्या व्यवहार होता है, किस प्रकार का बिहेवियर वो इन्वायरमेंटल स्टिमुलस के प्रति शो करते हैं, कैसा उनका रिस्पांस होता है। आ जाइए इस वीडियो सेगमेंट्स के माध्यम से हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि एनिमल बिहेवियर किसके अंतर्गत हम पढ़ते हैं, एनिमल बिहेवियर होता क्या है। द स्टडी ऑफ एनिमल्स बिहेवियर इज कॉल्ड एज इथोलॉजी। एनिमल बिहेवियर का अध्ययन जिस ब्रांच के अंतर्गत करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, इथोलॉजी कहते हैं। या दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि इट इज़ द ब्रांच ऑफ द बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ एनिमल बिहेवियर। इथोलॉजी क्या होता है, इथोलॉजी क्या होता है, इट इज़ द टाइप ऑफ द ब्रांच। जिस प्रकार से हम लोग जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री, फिजिक्स पढ़ते हैं, ठीक इसी प्रकार से इथोलॉजी भी एक प्रकार का ब्रांच है। और किसका ब्रांच है, बायोलॉजी का। तो इसको हम कैसे कर सकते हैं, इट इज़ द ब्रांच ऑफ द बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ एनिमल बिहेवियर इज नोन एज द इथोलॉजी। अर्थात व्यवहार विज्ञान या इथोलॉजी जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम क्या करते हैं, एनिमल के बिहेवियर को देखते हैं। तो डिफरेंट प्रकार के एनिमल्स डिफरेंट प्रकार के व्यवहार को शो करते हैं। प्रत्येक एनिमल्स का अपना खुद का व्यवहार होता है ना। सबका अपना जो व्यवहार होता है, अपना बिहेवियर होता है, वो डिफरेंट प्रकार का होता है, जो डिफरेंट स्टिमुलस के साथ, डिफरेंट इन्वायरमेंटल स्टिमुलस के साथ डिफरेंट होता है, ठीक ना। The activities that constitutes the animal's response to its external environmental stimulus। ठीक वही चीज़ कहा गया है कि एक प्रकार की एक्टिविटी है, एक प्रकार की क्रिया है, विच कॉन्स्टिट्यूट द एनिमल रिस्पांस, जो एनिमल्स के द्वारा प्रतिक्रिया जाहिर किया जाता है ना, किसके प्रति, टू द एक्सटर्नल इन्वायरमेंटल स्टिमुलस। अर्थात जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंटल उद्दीपन होता है, स्टिमुलस होता है, उसके प्रति किसी एनिमल्स का क्या प्रतिक्रिया होता है, क्या व्यवहार होता है, इस पूरे एक्टिविटी के सामूहिक अध्ययन को ही हम क्या कहते हैं, इथोलॉजी कहते हैं। एक सरल शब्दों में अगर हम जानने की कोशिश करें तो जैसे किसी आदमी ने हमको एक थप्पड़ मारा ना, जैसे किसी आदमी ने हमको एक थप्पड़ मारा तो उसका एक थप्पड़ क्या है, इट इज़ अ टाइप ऑफ द स्टिमुलस, एक उद्दीपन है ना, एक प्रकार का स्टिमुलस है। अब इस स्टिमुलस के प्रति हमारा क्या व्यवहार होता है, हमारा क्या रिस्पांस होता है। रिस्पांस मीन्स प्रतिक्रिया। अर्थात उसने एक थप्पड़ मारा तो क्या हम घुमा के फिर उसको एक थप्पड़ मारेंगे या फिर हम चुपचाप खड़े रहेंगे। अगर हमने घुमा कर उसको एक थप्पड़ मार दिया तो वो हमारा प्रतिक्रिया है। अर्थात उसने जो हमको स्टिमुलस दिया, उसने जो हमको एक थप्पड़ मारा, उसका हम प्रतिक्रिया किस प्रकार से कर रहे हैं, किस प्रकार से उसको रिस्पांस दे रहे हैं, उसको हम क्या कहते हैं, उसी को हम व्यवहार कहते हैं। तो कुछ लोग का क्या व्यवहार होता है, वो कि तुरंत उसने एक थप्पड़ मारा तो तुरंत उसने उसके एक्शन में, उसके रिस्पांस में एक थप्पड़ वो उसने मार दिया या दो थप्पड़ मार सकता है ना, तो वो उसका व्यवहार है। किसी किसी का व्यवहार क्या होता है कि उसने एक थप्पड़ मारा तो बिल्कुल क्या करेगा, वो उस पर कोई प्रतिक्रिया जाहिर नहीं करेगा। तो सबका अलग अलग व्यवहार होता है ना। तो यही चीज़ होता है कि ये किसी भी इन्वायरमेंटल स्टिमुलस के प्रति हमारा क्या रिस्पांस होता है, हमारा क्या व्यवहार होता है, इस पूरे सामूहिक एक्टिविटीज़ को हम क्या कहते हैं, एनिमल बिहेवियर कहते हैं। तो प्रत्येक प्रकार के एनिमल्स, जितने प्रकार के एनिमल्स होते हैं, सबका अपना खुद का कोई स्टिमुलस होता है और खुद का कोई सबका किसी न किसी का अपना खुद का क्या होता है, रिस्पांस होता है। तो किस प्रकार से वो रिस्पांस कर रहा है, किस प्रकार से प्रतिक्रिया जाहिर कर रहा है किसी इन्वायरमेंटल स्टिमुलस के प्रति, इसी को हम क्या कहेंगे, एनिमल बिहेवियर कहते हैं। आइए और जानते हैं। स्टिमुलस इज एनी बायोलॉजिकल, केमिकल्स और फिजिकल एजेंट दैट कॉजेस एन एक्टिविटी इन ऑर्गेनिज्म। कह रहा है जो ये स्टिमुलस होता है, इन्वायरमेंटल स्टिमुलस, अर्थात जो उद्दीपन है, ये बायोलॉजिकल भी हो सकता है, अर्थात कोई जैविक हो सकता है, केमिकल्स हो सकता है। अगर हम ये जानें कि मान लीजिए कोई अनप्लीजेंट स्मेल है, तो अनप्लीजेंट स्मेल के प्रति हमारा व्यवहार कैसा होगा, रिपल्सिव होगा, अर्थात हम दूर हट जाते हैं। और जो प्लेजेंट स्मेल रहेगा, जो आनंदी, जो बहुत अच्छे सुगंधित स्मेल रहेगा, उसके तरफ हम क्या करते हैं, उसके तरफ हम अट्रैक्ट होते हैं। तो ये व्यवहार हमारा शो करता है। अर्थात जिस प्रकार का किसी केमिकल के प्रति हमारा क्या स्टिमुलस है, उसको भी हम क्या कहेंगे, वो व्यवहार के अंतर्गत ही पढ़ा जाएगा, है ना। किसी को सेंट अच्छा लगता है, किसी को सेंट खराब लगता है ना। परफ्यूम्स किसी को अच्छा लगता है, किसी को खराब लगता है, तो वो उस एनिमल्स का क्या है, बिहेवियर है, अर्थात वो रिस्पांस है कि उसके प्रति, उससे
परफ्यूम्स के प्रति उसका क्या रिस्पॉन्स है, रिपल्सिव है क्या अट्रैक्टिव है, इसको हम क्या कहेंगे, एनिमल बिहेवियर के अंतर्गत ही पढ़ते हैं। तो वही कह रहा है कि स्टिमुलस इज एनी बायोलॉजिकल स्टिमुलस, या कोई जैविक हो सकता है, केमिकल हो सकता है, या फिर फिजिकल एजेंट हो सकता है ना। स्टिमुलस इज एन बायोलॉजिकल, केमिकल्स और फिजिकल एजेंट दैट कॉजेज एन एक्टिविटी इन ऑर्गेनिज्म। अर्थात ये बायोलॉजिकल स्टिमुलस हो सकता है, केमिकल स्टिमुलस हो सकता है, या फिजिकल स्टिमुलस हो सकता है जिसके प्रति किसी ऑर्गेनिज्म का रिस्पांस देखा जा सकता है ना। तो ये जो बायोलॉजिकल, केमिकल और फिजिकल है, इट इज अ टाइप ऑफ द स्टिमुलस। और इस स्टिमुलस के प्रति किसी एनिमल्स का व्यवहार कैसा होता है, किस प्रकार से रिस्पॉन्स वो व्यक्त कर रहा है, उसको हम एनिमल बिहेवियर के अंतर्गत जानते हैं। व्हाट एन एनिमल डज एंड हाउ इट डज इन रिस्पॉन्स टू द स्टिमुलस। किस मतलब व्हाट एन एनिमल डज, कोई एक एनिमल्स किस प्रकार से करता है या फिर वो कैसे करता है, अर्थात किसी स्टिमुलस के प्रति उसकी प्रतिक्रिया कैसी होती है, वो कैसे करता है, ये डिपेंड करता है उसके नेचर पर, है ना। तो किसी एनिमल्स का व्यवहार कैसा होता है, वो किस प्रकार से प्रतिक्रिया जाहिर कर रहा है किसी स्टिमुलस के प्रति, ये उसका खुद का क्या होता है, उसका नेचर होता है, खुद की प्रवृत्ति होगी, कैसा वो शो करेगा, है ना। तो इन्हीं पूरे चीज़ों के अध्ययन को हम क्या कहेंगे, एनिमल बिहेवियर के अंतर्गत जानते हैं। बिहेवियर इज सीन इन ऑल एनिमल्स but these activities involve different movement in different species and develop in different ways। बिहेवियर जो होता है सभी एनिमल्स में देखने को मिलता है। जो बिहेवियर होता है, व्यवहार हर एक एनिमल्स में होता है, चाहे वो पशु प्राणी हो, चाहे वो पशु हो, चाहे पक्षी हो, चाहे कोई ह्यूमन बींग्स हो, सबके अंदर अपना खुद का व्यवहार होता है ना। तो कह रहा है बिहेवियर इज सीन इन ऑल एनिमल्स, बिहेवियर सभी एनिमल्स में देखने को मिलता है, बट दीज एक्टिविटीज इन्वॉल्व डिफरेंट मूवमेंट। और परंतु क्या होता है कि इनकी जो एक्टिविटीज़ होती है, इनकी जो रिस्पांस होती है, वो डिफरेंट प्रकार के होते हैं। तो डिफरेंट स्पीसीज में डिफरेंट प्रकार के डिफरेंट उद्दीपन के साथ डिफरेंट प्रतिक्रिया, डिफरेंट रिस्पांस देखने को मिलते हैं। लेकिन सभी एनिमल्स में क्या देखने को मिलेगा, बिहेवियर देखने को मिलेगा, उनके अंदर रिस्पांस जरूर जनरेट होगा, किसी उद्दीपन के साथ, किसी स्टिमुलस के साथ उनके रिस्पॉन्सेस देखने को मिलते हैं। आइए हम देखते हैं टाइप ऑफ एनिमल बिहेवियर। एनिमल बिहेवियर कितने प्रकार के होते हैं, तो बेसिकली ये दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है इन्नेट बिहेवियर और दूसरा होता है लर्निंग बिहेवियर। पहला क्या है, इन्नेट बिहेवियर, पहला है इन्नेट बिहेवियर और दूसरा है लर्निंग बिहेवियर। तो दो प्रकार के बिहेवियर होते हैं। इन्नेट बिहेवियर किसे कहते हैं, इट इज़ इनबॉर्न बिहेवियर डिटरमाइंड बाय द जीन्स। इन्नेट बिहेवियर को हम इंस्टिंक्ट बिहेवियर भी कहते हैं, इसको हम इनबॉर्न बिहेवियर भी कहते हैं, इसको हम इन्नेट बिहेवियर भी कहते हैं ना। तो इन्नेट बिहेवियर क्या होता है, एक ऐसा बिहेवियर जो हमको पैदाइशी मिलता है, इनबॉर्न मिलता है, हेरिडिटरी मिलता है, अर्थात हमारे माता पिता के द्वारा, उनके जीन्स के द्वारा जो बिहेवियर हमारे अंदर ट्रांसफ़र हो जाता है, उसको हम इन्नेट बिहेवियर कहते हैं। क्या कहते हैं, कुछ ऐसे बिहेवियर होते हैं जो माता पिता के जीन्स के द्वारा हमारे अंदर क्या होते हैं, ट्रांसफ़र हो जाते हैं थ्रू द हेरिडिटरी कंडीशन, है ना। तो कुछ ऐसे कैरेक्टर्स हमारे माता पिता से हमको मिल जाते हैं। जैसे हम कहते हैं, कोई आदमी कहता है कि देखिए इस बच्चे का बोलने का जो व्यवहार है बिल्कुल इसके पिता जैसा है ना। तो ये जो व्यवहार आता है ये किससे आता है, माता पिता के जीन्स के माध्यम से हमारे अंदर ट्रांसफ़र हो जाता है, तो उसको हम इन्नेट बिहेवियर कहते हैं। तो वही कहा गया, इट इज़ अ टाइप ऑफ द इनबॉर्न बिहेवियर विच इज़ डिटरमाइंड बाय द जीन्स। ये जीन्स के द्वारा डिटरमाइंड होता है, निर्धारित होता है। दूसरा है लर्निंग बिहेवियर, अ टाइप ऑफ द बिहेवियर दैट रिक्वायर्स एक्सपीरियंसिंग। अर्थात ये एक ऐसा बिहेवियर होता है जो एडाप्टिव होता है, जो अक्वायर्ड होता है, हम समाज में आकर सीखते हैं और सीखने के बाद जो व्यवहार हमारे अंदर जनरेट हो जाता है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम लर्निंग बिहेवियर कहते हैं। तो हम सीख कर समाज में कुछ चीज़ों, समाज में बैठकर उठकर उनके साथ जो हम सीखते हैं, अर्थात वो हमारे माता पिता से नहीं मिला है, कुछ चीज़ें हम समाज में आकर शिक्षा के माध्यम से किसी न किसी अच्छे सोसाइटीज़ में बैठकर हम उसको अर्जन करते हैं, उसको हम अडॉप्ट करते हैं, उसको हम एक्वायर्ड करते हैं। तो इस प्रकार के बिहेवियर को हम लर्निंग बिहेवियर कहते हैं, या एडाप्टिव बिहेवियर कहते हैं, या एक्वायर्ड बिहेवियर कहते हैं। तो दो प्रकार के बिहेवियर देखने को मिलते हैं। अगर हम ये बात करें लर्निंग बिहेवियर, तो लर्निंग बिहेवियर दो प्रकार का होता है, एक होता है फ्लेक्सिबल और दूसरा होता है रिस्ट्रिक्टेड, है ना। दो प्रकार के बिहेवियर हम लर्निंग बिहेवियर में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं किसके विषय में, इन्नेट बिहेवियर के विषय में हम लोग डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज़ द इन्नेट बिहेवियर।
ठीक। तो इननेट बिहेवियर का दूसरा नाम क्या होता है? इंस्टिंक्टिव बिहेवियर भी होता है। क्या नाम होता है? इंस्टिंक्टिव बिहेवियर या फिर इननेट बिहेवियर भी हम कहते हैं। इट ऑल्सो नोन एज फिक्स्ड एक्शन पैटर्न और इनबॉर्न बिहेवियर। इसको हम फिक्स्ड एक्शन पैटर्न या इनबॉर्न बिहेवियर के नाम से भी जानते हैं। It is basically determined by the genes and exhibited automatically by the animals without having seen or learned फ्रॉम अदर इंडिविजुअल्स ऑफ सेम स्पीसीज। ये बेसिकली क्या होता है? जीन्स के द्वारा डिटरमाइंड होता है, अर्थात ये ऐसा कैरेक्टर्स होता है विच इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम द पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग्स, जो माता पिता से संतान में ट्रांसफर होता है जीन के माध्यम से, है ना। तो ये क्या कर रहा है? इट इज़ बेसिकली डिटरमाइंड बाय द जीन्स, ये जीन्स के द्वारा डिटरमाइंड होता है एंड एग्जिबिटेड ऑटोमेटिकली, और ये ऑटोमेटिक माता पिता से हमको मिल जाता है बाय एन एनिमल्स, किसी भी एनिमल्स का, मतलब कोई भी एनिमल्स अपने बच्चे को ट्रांसफर करता है विदाउट हैविंग सीन और लर्न, न तो वो किसी को देखकर सीखता है, न तो वो समाज में पढ़ता है ना, वो सीधे से सीधे उसके माता पिता से मिल गया है। उसके लिए उसे कोई अन्यत्र प्रयास करने की ज़रूरत नहीं है, न तो उसको पढ़ना है, न तो समाज से सीखना है, न तो उसको किसी का देखकर अनुसरण करना है। वो सीधे से सीधे कुछ ऐसे व्यवहार होते हैं जो माता पिता से संतान को मिल जाते हैं। ठीक। द बिहेवियर, यहाँ देखिए, द बिहेवियर इज ट्रांसमिटेड थ्रू जीन्स फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग्स। वही चीज़ यहाँ कहा गया है कि ये बिहेवियर क्या होते हैं? ये बिहेवियर जो हैं इनके माता पिता से बच्चों में ट्रांसफर हो जाते हैं। द बिहेवियर इज ट्रांसमिटेड थ्रू द जीन्स फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग्स, अर्थात ये बिहेवियर जो इननेट बिहेवियर होते हैं, इंस्टिंक्टिव बिहेवियर होते हैं, इनबॉर्न बिहेवियर होते हैं, फिक्स एक्शन पैटर्न होते हैं, वो सीधे माता पिता के जीन्स के माध्यम से संतान में क्या होते हैं? ट्रांसफर हो जाते हैं। ठीक। इट्स सो मच इंपॉर्टेंट। आइए अगर हम एग्जाम्पल्स के तौर पर देखें कि इननेट बिहेवियर के कुछ एग्जाम्पल हैं जो बहुत ही अच्छे हैं। जैसे हम बात करें, फॉर एग्जाम्पल, द बर्ड्स बिल्ड्स देयर नेस्ट इटसेल्फ विथ नो प्रीवियस एक्सपीरियंस ऑफ सच एन एक्ट। जैसे बर्ड्स में जो घोंसला बनाने की टेंडेंसी होती है, जो अपना नेस्ट वो बनाते हैं, ये कहीं से सीखते नहीं हैं, वो उनके माता पिता के द्वारा मिला हुआ है। तो घोंसला बनाने की जो टेंडेंसी पाई जाती है, नेस्ट बनाने की जो टेंडेंसी किसी बर्ड्स में पाई जाती है बच्चों, वो समाज में सीखते नहीं हैं, वो सीधे सीधे वो इनहेरिट होता है, वो माता पिता के जीन्स के माध्यम से उनको मिला होता है, और वो अपना बना मतलब नेचुरली वो सीखे रहते हैं और वो अपना घोंसला बना सकते हैं। दूसरा एग्जाम्पल हम अगर देखें, फीडिंग पैटर्न, तो किसी जैसे बच्चा कोई पैदा होता है, बच्चा पैदा होने के बाद वो तुरंत जो फीडिंग करने लगता है, जैसे अपने माँ का जो ब्रेस्ट फीडिंग करता है, दूध पीने के लिए, उसको किसी ने सिखाया नहीं है, वो किसी का देख कर नहीं सीखा है। जैसे ही बच्चा ज़मीन पर आता है, वैसे तुरंत क्या करता है? अपने माँ के दूध का ब्रेस्ट फीडिंग करने लगता है। तो नेचर के द्वारा दिया गया उसको वो टेंडेंसी, वो जो दूध पीने की टेंडेंसी आई है बच्चों, वो उसके माता पिता से उसको मिला हुआ है ना। तो ये जो फीडिंग पैटर्न होता है किसी भी एनिमल्स में, जो फीडिंग पैटर्न आपको देखने को मिलेगा, जैसा कि आप ये देखिए फिगर के माध्यम से, ये एक स्क्वायरल है, गिलहरी है, आप भोजन कर रही है, तो इसकी जो फीडिंग पैटर्न है ये इसके माता पिता से मिला हुआ है। इसको समाज में सीखना होता नहीं होता है। कोई बच्चा कोई पार्टिकल्स पाता है, कोई भी खाने का वस्तु पाता है, सीधे अपने मुख तक ले जाता है, तो उसको क्या किसी ने बताया नहीं, सिखाया नहीं, वो कैसे उसको पता होता है कि हर एक चीज़ खाने वाला जो मुंह के पास ले जाया जाता है? तो देखिए, हर एक चीज़ को उठाता है और सीधे अपने मुंह तक ले जाता है, चाहे वो खाने वाला चीज़ हो या चाहे कोई भी चीज़ हो, लेकिन उसको ये पता होता है कि हमारे मुख का कंटेक्ट इससे है ना। तो ये सब चीज़ें कहाँ से मिली हुई है? नेचर के द्वारा उसको, अर्थात ये माता पिता के द्वारा उसको मिला हुआ है। अगला एग्जाम्पल अगर हम देखें, विंग क्लीनिंग, पक्षियों में जो अपने पंख को क्लीन करने की क्षमता होती है, जो अपने चोंच के माध्यम से उसको हर समय अपने विंग को क्या करते हैं? वो क्लीन करते हैं। तो ये भी टेंडेंसी कैसी होती है? इनहेरिटेड होती है, अर्थात इनबॉर्न बिहेवियर के अंतर्गत आता है, इंस्टिंक्ट बिहेवियर के अंतर्गत आता है। अगला अगर हम देखें तो वेब कंस्ट्रक्शंस बाय स्पाइडर, मकड़ियों में जो जाल बनाने की क्षमता पाई जाती है, जो जाल बनाते हैं वो, ये भी क्या होता है? वो उनके माता पिता के द्वारा, अर्थात उनके पेरेंट्स के जीन्स के माध्यम से उनमें ट्रांसफ़र हुए हैं, और वो कैसे सीखे हैं? इनहेरिटेड सीखे, अर्थात इनबॉर्न बिहेवियर के रूप में वो सीखे हुए हैं। अगला एग्जाम्पल अगर हम देखें तो क्या होता है? डांसिंग पिकॉक ड्यूरिंग द ब्रीडिंग सीजन, जो पिकॉक, जो मोर में नाचने की क्षमता पाई जाती है ड्यूरिंग ब्रीडिंग सीजन, प्रजनन के समय जब वो एक मेल पिकॉक जो डांसिंग करता है बच्चों, ये भी क्या होता है? एक प्रकार का इनबॉर्न बिहेवियर है, एक प्रकार का इंस्टिंक्ट बिहेवियर है, जो सीधे उनके माता पिता के जीन के माध्यम से इनको मिला हुआ है। अगला क्या है?
स्माइलिंग एंड क्राइंग आ बेबी, अर्थात जो बच्चा एक स्माइल करता है, हंसता है, जैसे देखिए बच्चा जैसे ही पैदा होता है कुछ समय बाद वो स्माइलिंग करता है, या फिर जैसे ही पैदा होता है वो रोता है, तो रोने के लिए या फिर हंसने के लिए किसी ने सिखाया नहीं है, बल्कि वो अपने माता पिता के जीन्स के माध्यम से उसमें वो करेक्टर आया हुआ है, और वो उसी के माध्यम से क्या करता है, अपने रिस्पांस को जनरेट कर रहा है, अपनी प्रतिक्रिया जाहिर कर रहा है। तो ये सब जितने भी एग्जाम्पल हमने देखा, ये सब कैसे हैं, ये इन्नेट या इंस्टिंक्टिव बिहेवियर हैं, ये इनबॉर्न बिहेवियर है। ठीक, आइए कुछ इनके कैरेक्टरिस्टिक को जानते हैं। व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द इन्नेट बिहेवियर? इंस्टिंक्ट बिहेवियर इज सिमिलर इन ऑल इंडिविजुअल्स ऑफ स्पीसीज, सभी स्पीसीज के, अर्थात किसी भी स्पीसीज के प्रत्येक इंडिविजुअल्स में इंस्टिंक्ट बिहेवियर सिमिलर होता है ना। अर्थात जैसे ह्यूमन जात में, अगर हम मानव जात में देखें तो मानव जात में सभी बच्चों प्रत्येक, जैसे किसी भी ह्यूमन के जो बच्चे होंगे उनके सब के अंदर रोने की क्षमता वैसी ही होगी, है ना, हंसने की क्षमता वैसी ही होगी। तो किसी भी स्पीसीज के प्रत्येक इंडिविजुअल्स में एक सेम प्रकार का इंस्टिंक्ट बिहेवियर देखने को मिलता है। अगर वो पक्षी है तो पक्षी जैसा बिहेवियर शो करेगा, मानव है तो मानव जैसा बिहेवियर शो करेगा, पशु है तो पशु जैसा बिहेवियर शो करेगा। तो सभी बच्चों में चाहे चाहे एक ही स्पीसीज के जितने भी इंडिविजुअल्स होंगे सब में एक ही प्रकार की प्रतिक्रिया देखने को मिलेगी। तो वही कहा गया इंस्टिंक्ट बिहेवियर इज सिमिलर इन ऑल इंडिविजुअल्स ऑफ स्पीसीज, किसी भी स्पीसीज के प्रत्येक इंडिविजुअल्स में इंस्टिंक्ट बिहेवियर कैसा होता है, सिमिलर होता है। इट इन्वॉल्व सेम पैटर्न ऑफ बिहेवियर, इनमें सेम पैटर्न का बिहेवियर देखने को मिलता है। इंस्टिंक्ट्स और रेजिस्टेंस टू द फाइलोजेनेटिक चेंजेस एंड दे आर कंजर्व्ड इन इवोल्यूशन ऑफ द स्पीसीज। इंस्टिंक्ट जो होता है बच्चों, इंस्टिंक्टिव बिहेवियर जो होता है वो बिल्कुल रेजिस्टेंस होता है, अर्थात उसका फाइलोजेनेटिक चेंजेस से किसी प्रकार का कोई लेन देन नहीं होता है, अर्थात उसको इवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से किसी प्रकार का कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर हम सरल भाषा में बात करें तो अगर हम ये देखें कि जिस समय मानव का ओरिजिन हुआ है, जिस समय आदि मानव के रूप में मानव पैदा हुआ था, उस समय भी उसके बच्चे पैदा हुए होंगे तो उसी प्रकार से रोए होंगे, उसी प्रकार से हंसे होंगे, जिस प्रकार से आज के मानव के बच्चे जो पैदा होते हैं सेम वैसे ही बिहेवियर शो करते हैं। ऐसा नहीं है कि मानव के स्पीसीज बदलते गए तो रोने की क्षमता भी बढ़ती गई, अर्थात ऐसा नहीं कि पहले वो कम अच्छा रोते थे अब ज़्यादा अच्छा रोने लगे, पहले बहुत अच्छा कम अच्छा हंसते थे अब बहुत अच्छा हंसने लगे, ऐसा नहीं है, क्योंकि उनमें जो लर्निंग बिहेवियर है, जो इन्नेट बिहेवियर है बच्चों, वो बिल्कुल सेम वैसे उसका फाइलोजेनेटिक मोमेंट से, अर्थात इवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से किसी प्रकार का कोई लेन देन नहीं है, अर्थात वो बिल्कुल कांस्टेंट है, जैसे पहले था वैसे आज भी है। वही कहा गया है इंस्टिंक्ट और रेजिस्टेंट, अर्थात ये इंस्टिंक्टिव बिहेवियर है वो बिल्कुल रेजिस्टेंट है टू द फाइलोजेनेटिक चेंजेस, अर्थात इसमें किसी प्रकार का कोई फाइलोजेनेटिक चेंजेस नहीं है, अर्थात इसका इवोल्यूशन से जैव विकास से किसी प्रकार का कोई लेन देन नहीं है, बिल्कुल जो पहले होता था वो आज भी है, वही बिहेवियर आज भी है। क्यों? क्योंकि वो जनरेशन टू जनरेशन चला आ रहा है, जीन्स के माध्यम से ट्रांसफ़र होता चला आ रहा है ना। पहले भी मोर वैसे नाचते थे, आज भी मोर उसी प्रकार से नाच रहे हैं। खाने की टेंडेंसी पहले से भी हाथ उठा कर हाथ से ही खाया जाता था, आज भी हाथ से ही खाया जा रहा है। तो इसमें किसी प्रकार से जैव विकास में तो रेसेस इम्प्रूव होते जा रहे हैं, लेकिन यहाँ इन्नेट बिहेवियर में किसी प्रकार का कोई इम्प्रूवमेंट देखने को नहीं मिलेगा, बिल्कुल कॉन्स्टेंट है, इक्विलिब्रियम है। ठीक, इन्नेट बिहेवियर रियली ऑन रिस्पॉन्स टू द स्टिमुलाई, इन्नेट बिहेवियर क्या होता है, किसी भी स्टिमुलस के प्रति अपना रिस्पॉन्स जाहिर करता है। द सिंपलेस्ट एग्जांपल्स ऑफ दिस इज द रिफ्लेक्स एक्शन। अगर हम ये देखें इन्नेट बिहेवियर का एक सिंपलेस्ट एग्जांपल हम देखें तो इट इज़ द टाइप ऑफ द रिफ्लेक्स एक्शन, ये एक प्रकार का रिफ्लेक्स एक्शन होता है। रिफ्लेक्स एक्शन क्या है? इट इज़ द टाइप ऑफ द इनवॉलंटरी एंड रैपिड रिस्पॉन्स टू द स्टिमुलस। जैसे जलता हुआ कोई रॉड अगर हाथ से हम उठाते हैं तो तुरंत अपने हाथ को क्या करते हैं, झटके से पीछे की ओर ले लेते हैं। तो ये एक प्रकार का क्या है, इनवॉल्मेंट्री एंड रैपिड रिस्पॉन्स है ना। तो ये क्या होता है, ये एक प्रकार का लर्निंग बिहेवियर, एक प्रकार का इन्नेट बिहेवियर, अर्थात ये हमको पहले से पता हुआ, पहले से मिला हुआ है, जीन्स के माध्यम से हमको मिला हुआ है। तो अगर हम देखें कि इन्नेट बिहेवियर का जो सिंपलेस्ट एग्जाम्पल है, इट इज़ अ टाइप ऑफ द रिफ्लेक्स एक्शन, आप इसको डिनोट कर लेंगे, रिमार्क कर लेंगे। इन्नेट बिहेवियर का सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्या है, इट इज़ अ टाइप ऑफ द रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन क्या है? इट इज एन इनवॉलंटरी एंड रैपिड रिस्पॉन्स टू द स्टिमुलस। क्या है? इट इज अ टाइप ऑफ द इनवॉलंटरी एंड रैपिड रिस्पॉन्स ऑफ द स्टिमुलस। इसी को हम क्या कहते हैं, ये हमको रिफ्लेक्स एक्शन के रूप में देखने को मिलेगा। आइए अब हम बात कर लेते हैं लर्नड बिहेवियर क्या होता है। लर्निंग बिहेवियर के विषय में बात करते हैं। Learned behavior is a type of the acquired or adaptive behavior that requires experience which develops during the lifetime of an animals।
ये जो लर्निंग बिहेवियर होता है बच्चों, एक प्रकार का अक्वायर्ड बिहेवियर होता है, एक प्रकार का एडाप्टिव बिहेवियर होता है, जो हम समाज में आकर एक्सपीरियंस के आधार पर अर्जित करते हैं, है ना। अर्थात अपने लाइफ टाइम में हम अनुभव के आधार पर, समाज सोसाइटी में हम अनुभव के आधार पर, अनुभव के माध्यम से जो चीज़ हम सीख लेते हैं उसको हम अडाप्टिव कहते हैं, या अक्वायर्ड बिहेवियर कहते हैं, या फिर लर्निंग बिहेवियर कहते हैं। अर्थात वो हम सीखे हैं, वो हमारे माता पिता के द्वारा नहीं मिला है, बल्कि समाज में हम रहकर सीखे हुए हैं। तो इस प्रकार के बिहेवियर को हम क्या कहेंगे? लर्निंग बिहेवियर कहेंगे। ऑल एनिमल्स हैव एबिलिटी टू लर्न। सभी एनिमल्स में क्या होता है? एक सीखने की क्षमता पाई जाती है, सीखने की टेंडेंसी पाई जाती है। तो ऑल एनिमल्स हैव एबिलिटी टू लर्न, देयरफॉर इट इज़ नेसेसरी टू हैव एबिलिटी टू मॉडिफाइड इटसेल्फ इट बिहेवियर थ्रू एक्सपीरियंस वाइल एक्सपोज टू चेंजिंग इन्वायरमेंट। अर्थात जिस प्रकार से इन्वायरमेंट में चेंजिंग होता चला जाता है, उसी प्रकार से हम लोग क्या करते हैं? अपने बिहेवियर को मॉडिफाइड करते हैं। तो ये होना चाहिए हर एक एनिमल्स में। क्या होना चाहिए? क्योंकि हर एक एनिमल्स में सीखने की क्षमता पाई जाती है। तो सीखने की क्षमता अगर हमारे अंदर पाई जाती है, नेचर ने हमको एक ब्रेन दिया है, अच्छा खासा वर्ल्ड दिया है, इसका अच्छा खासा स्कल दिया है, और हमको अगर बुद्धिमान प्राणी के रूप में जाना जाता है, तो हमारे अंदर ये टेंडेंसी होनी चाहिए कि हम क्या करें? कि अपनी एबिलिटी को मॉडिफाइड करें, अपने बिहेवियर को क्या करें? मॉडिफाइड करें अकॉर्डिंग टू द चेंजिंग इन्वायरमेंट। जिस प्रकार से इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है, तो इन्वायरमेंट के चेंज होने के साथ साथ हमको अपने बिहेवियर में भी इंप्रूवमेंट लाना चाहिए, अपने बिहेवियर को मॉडिफाइड करना चाहिए, अपनी एबिलिटी को मॉडिफाइड करना चाहिए, है ना। तो ऑल एनिमल्स हैव एबिलिटी टू लर्न। सभी एनिमल्स में एक सीखने की क्षमता पाई जाती है। देयरफॉर इट इज़ नेसेसरी टू हैव एबिलिटी टू मॉडिफाइड। इसलिए ये ज़रूरी होता है कि हमको क्या करना चाहिए? अपने एबिलिटी को मॉडिफाइड करना चाहिए, व्यवहार को मॉडिफाइड करना चाहिए थ्रू द एक्सपीरियंस। अर्थात एक्सपीरियंस के आधार पर, अनुभव के आधार पर, जब क्या हो रहा हो, हमारा इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है, अर्थात इन्वायरमेंट के साथ हम अपने व्यवहार को भी क्या करें? चेंज करें। ठीक, आगे हम देखते हैं, अनलाइक इंस्टिंक्ट बिहेवियर, लर्नड बिहेवियर आर नॉट जेनेटिकली ट्रांसफर्ड। अर्थात जिस प्रकार से इंस्टिंक्ट बिहेवियर हम लोगों ने देखा कि जो व्यवहार था, एक बिहेवियर था, वो जीन्स के माध्यम से ट्रांसफ़र हो रहा था। हमारे माता पिता के जीन्स के माध्यम से कुछ ऐसे व्यवहार हैं जो हमारे अंदर ट्रांसफ़र हो जाते हैं, लेकिन लर्निंग बिहेवियर में वो जेनेटिकली ट्रांसफर नहीं होता है। तो वही कहा जा रहा है, इंस्टिंक्ट बिहेवियर जैसा, इनेट बिहेवियर जैसा लर्निंग बिहेवियर में जो व्यवहार है वो बिल्कुल जीन्स के माध्यम से ट्रांसफ़र नहीं होता है, जेनेटिकली ट्रांसफर नहीं होता है। अब हम बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ लर्निंग। तो लर्निंग बिहेवियर कितने प्रकार का होता है? तो बेसिकली लर्निंग बिहेवियर दो प्रकार का होता है, एक होता है फ्लेक्सिबल और दूसरा होता है रिस्ट्रिक्टेड, जैसा कि अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था। तो फ्लेक्सिबल बिहेवियर क्या होता है? इट कैन चेंज इन डिफरेंट इन्वायरमेंटल कंडीशन। जो फ्लेक्सिबल बिहेवियर होता है बच्चों, वो क्या होता है? इन्वायरमेंटल कंडीशन के साथ चेंज होता रहता है। क्या होता है? अर्थात चूंकि हम इन्वायरमेंट में रह के सीखते हैं, तो जिस प्रकार से इन्वायरमेंट बदलता है, जिस प्रकार से हमारा माहौल बदलेगा, ठीक उसी प्रकार से हम अपने व्यवहार को क्या कर सकते हैं? चेंज कर सकते हैं। ज़रूरत जहाँ पड़ता है, क्योंकि जैसे मैंने बताया एक एग्जाम्पल के तौर पर, किसी ने हमको एक थप्पड़ मारा, तो ज़रूरी नहीं कि हम हर एक जगह उसको थप्पड़ से क्योंकि कहीं अगर हम थप्पड़ से मारेंगे तो फिर मारे जाएंगे। तो जरूरी होता है कि जिस प्रकार का माहौल हो, ठीक उसी प्रकार से हमको अपनी प्रतिक्रिया जाहिर करनी चाहिए, अपने रिस्पांस को जनरेट करना चाहिए, है ना। स्टिमुलस कैसा है देखना चाहिए कि इन्वायरमेंटल स्टिमुलस कैसा है। कहीं स्टिमुलस अगर मजबूत है तो अपने रिस्पांस को कमजोर कर लेना चाहिए, अगर स्टिमुलस कमजोर है तो अपने रिस्पांस को मजबूत कर लेना चाहिए, है ना। तो यही चीज़ है, इन्वायरमेंटल कंडीशन के साथ साथ अपने बिहेवियर को हमको बदलना चाहिए। तो फ्लेक्सिबल बिहेवियर क्या होता है? लचीला व्यवहार इसको कहते हैं। कैसा व्यवहार है? लचीला व्यवहार। तो लचीला व्यवहार क्या है? इट कैन चेंज इन डिफरेंट इन्वायरमेंटल कंडीशन, अर्थात ये डिफरेंट इन्वायरमेंटल कंडीशन में चेंज होता रहता है। अगर हम रिस्ट्रिक्टेड बिहेवियर की बात करें तो इट इज़ कंपैरेटिवली रेजिस्टेंस टू द फर्दर चेंज। अर्थात ये क्या होता है? ये रेजिस्टेंट रहता है, ये चेंज नहीं होता है। जो रिस्ट्रिक्टेड बिहेवियर है वो क्या होता है? वो चेंज नहीं होता, अर्थात ये फ्लेक्सिबल नहीं होता है, अर्थात ये जैसे रहता है बिल्कुल उसी प्रकार से बना रहता है। ठीक, अगर हम टाइप ऑफ लर्निंग बिहेवियर में फ्लेक्सिबल को और रिस्ट्रिक्टेड को देखें तो कितने प्रकार के होते हैं? तो फ्लेक्सिबल बिहेवियर देखिए, पहला है हैबिचुएशन, है ना, पहला है हैबिचुएशन, दूसरा है क्लासिकल कंडीशनिंग, तीसरा है ऑपरेंट कंडीशनिंग, चौथा है लैटेंट लर्निंग और पांचवा है डिस्क्रिमिनेशन। अर्थात ये 5 प्रकार के फ्लेक्सिबल लर्निंग बिहेवियर देखने को मिलेगा। और रिस्ट्रिक्टेड में आप 2 प्रकार के देखेंगे, एक होता है इम्प्रिंटिंग और दूसरा होता है इंसाइट। इम्प्रिंटिंग और दूसरा होता है इंसाइट। तो इस प्रकार के बिहेवियर हमको देखने को मिलेंगे लर्निंग में। तो सबसे पहले अगर हम बात कर लेते हैं फ्लेक्सिबल लर्निंग बिहेवियर में हैबिचुएशन के विषय में, कि हैबिचुएशन क्या होता है।
It is the decrease in probability of response when stimulus is presented repeatedly विच इज़ नॉट हार्मफुल और बेनिफिशियल। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है बच्चों कि जो हैबिचुएशन मीन्स आदतन, हैबिचुएशन क्या कर रहा है, एक ऐसा बिहेवियर होता है जो आदतन होता है। तो इट इज़ डिक्रीज इन द प्रोबेबिलिटी, अर्थात संभावनाएं घटती चली जाती हैं। क्या होती हैं, हैबिचुएशन क्या होता है कि संभावनाएं घटती चली जाती हैं ऑफ रिस्पॉन्स, प्रतिक्रिया की जो संभावनाएं हैं, जो हमारा रिस्पांस है वो धीरे धीरे क्या होता है, घटता चला जाता है। व्हेन स्टिमुलस इज प्रेजेंटेड रेपिटेडली, जब स्टिमुलस हमको बार बार मिल रहा होता है, जब उद्दीपन हमको बार बार मिल रहा है, रिपीट कर रहा होता है, तो उस समय जो हमारा प्रतिक्रिया है, जो हमारा रिस्पांस है, उसकी प्रोबेबिलिटी, उसकी जो संभावनाएं हैं वो धीरे धीरे डिक्रीज होती चली जाती हैं, घटती चली जाती हैं। विच इज नॉट हार्मफुल और बेनिफिशियल, जो हमारे लिए न तो लाभदायक हो न तो वो हानिकारक हो। तो इस प्रकार से जब कोई निष्क्रिय उद्दीपन होता है, जब कोई निष्क्रिय स्टिमुलस होता है और बार बार रिपीट कर रहा होता है बच्चों, तो उस समय हमारा जो रिस्पांस है उसकी संभावनाएं धीरे धीरे डिक्रीज हो जाती हैं, घट जाती हैं, है ना। इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर एनिमल्स टू एडजस्ट इन इन्वायरमेंट, यहाँ हम बात कर रहे हैं क्या है ये, इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर एनिमल्स टू एडजस्ट इन इन्वायरमेंट एंड हेल्प टू कंजर्व एनर्जी एंड टाइम बाय नॉट रिस्पॉन्डिंग टू एन अनइम्पॉर्टेंट स्टिमुलस। ये क्या होता है, इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर एनिमल्स, ये सब एनिमल्स के लिए बहुत उपयोगी होता है, इंपॉर्टेंट होता है टू एडजस्ट इन एनवायरनमेंट। इस प्रकार के एनिमल्स को क्या करना होता है, इन्वायरमेंट में एडजस्ट करने के लिए बहुत ज़रूरी होता है। एंड हेल्प टू कंजर्व एनर्जी, और अपने एनर्जी को संरक्षित करना चाहिए, कंजर्व करना चाहिए और अपने समय को भी बचाना चाहिए। तो ये क्या होता है, हैबिचुएशन क्या है बच्चों, कि अगर बार बार कोई स्टिमुलस रिपीट कर रहा है तो उसमें हम अपने रिस्पांस को कमज़ोर कर लेते हैं, उसकी प्रोबेबिलिटी धीरे धीरे डिक्रीज हो जाती है। और ये कर भी लेना चाहिए इसलिए कि इसमें हमारा एनर्जी और हमारा टाइम दोनों क्या होता है, संरक्षित होता है, बचता है, कंजर्व होता है। जब इस प्रकार का कोई अनइम्पॉर्टेंट स्टिमुलस जनरेट हो रहा हो, अर्थात कोई ऐसा स्टिमुलस जो हमारे लिए न तो हानिकारक हो न तो लाभदायक हो, उसके प्रति हमको किसी प्रकार का अपना प्रतिक्रिया जाहिर नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि इससे हमारा एनर्जी भी बचता है और हमारा समय भी बचता है। आइए एग्जाम्पल के तौर पर हम समझा देते हैं, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। पहला एग्जाम्पल है बर्ड इग्नोरिंग स्केयर क्रो विच पुट देम टू फ्लाइट इन द फर्स्ट ओकेजन। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखिए, जैसे बच्चों आप जानते होंगे, जो खेत होता है, खेत में जो जैसे क्रॉप लगाए जाते हैं, जैसे सपोज दैट धान लगाया गया है, गेहूं लगाया गया है, तो किसान मित्र जो होते हैं अपने गेहूं या फिर धान को किसी भी कौवे से या किसी बर्ड से बचाने के लिए वो क्या करते हैं, कोई ना कोई धोख लगाते हैं। उस धोख को हम क्या कहते हैं, स्केयर क्रो कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, हम स्केयर क्रो कहते हैं। जो देखेंगे कि डंठल में किसी का कपड़ा लगा देते हैं और फिर कोई एक क्या होता है उसका सर बना देते हैं और काले से पेंट कर देते हैं, जिससे कोई बर्ड्स या कोई क्रो कौवा आकर उसको डर जाए कि कोई आदमी यहाँ खड़ा है, तो उसको क्या कहते हैं, हम लोग क्या भाषा में उसको धोख कहते हैं। तो इस प्रकार से लगा देते हैं कि जिससे कोई बर्ड आए और ये डर जाए कि कोई आदमी यहाँ खड़ा है ना। तो हर एक लोग अपने खेत में लगाते हैं। तो वो क्यों, तो वही यहाँ का गया, बर्ड्स इग्नोरिंग स्केयर क्रो विथ पुट देम टू फ्लाइट इन द फर्स्ट ओकेजन। तो उसमें क्या होता है कि कोई भी कौवा एक बार तो आएगा, वो डरेगा और डर के फिर क्या करेगा, उड़ जाएगा, और फिर दोबारा आएगा, देखेगा कि ये तो बिल्कुल ऐसे जैसे खड़ा था वहीं खड़ा है। तो बार बार जब आके उसको देखता है, रिपीट कर रहा है स्टिमुलस को, वो स्टिमुलस क्या है, अर्थात धोख जो खड़ा है वो एक प्रकार का स्टिमुलस है। तो जब वही स्टिमुलस वो बार बार देख रहा है तो उसकी रिस्पांस धीरे धीरे क्या हो जाएगी, उसकी जो प्रतिक्रिया है, अर्थात जो वो बार बार जो एक पहली बार वो देख के उड़ गया था, अब सेकंड बार आएगा तो फिर सोचेगा, फिर थर्ड बार आएगा, फोर्थ बार आएगा। इस प्रकार से आते आते वो समझ जाएगा कि ये बिल्कुल ना तो हमारे लिए कोई, जब क्योंकि वो कौवे के ऊपर किसी प्रकार का कोई एक्शन नहीं दे रहा है, ना तो उसको मार रहा है, ना तो कुछ कर रहा है, तो वो जब जान जाएगा कि ना तो ये हमारे लिए कोई हानिकारक है, ना तो हमारे लिए कोई लाभदायक रिस्पॉन्स ये जनरेट कर रहा है, तो धीरे धीरे उसकी जो प्रतिक्रिया है बच्चों वो क्या हो जाएगी, घट जाएगी। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर किसी प्रकार का कोई एक्शन नहीं हो रहा है ना। तो यही बात है कि जब धीरे धीरे स्टिमुलस जब स्टिमुलस बार बार रिपीट कर रहा होता है
तो रिस्पांस हमारा क्या होता है, इसकी संभावनाएं जो होती हैं धीरे धीरे डिक्रीज हो जाती हैं। और वो अब ये कौवा क्या करेगा, उड़ेगा नहीं और फिर वो खेत में जाकर पूरे अनाज को बर्बाद कर देगा। क्यों? क्योंकि वो देख गया है। इसलिए एक बार जो धोख लगाया जाए उसको वही नहीं बल्कि बार बार चेंज करना चाहिए, उसके लुक को चेंज कर देना चाहिए, जिससे उनको बार बार कन्फ्यूजन बना रहे, है ना। अगर वही लगा रहेगा तो बार बार ये जान जाएंगे कि ये बिल्कुल वही है, क्योंकि ये हमारे लिए किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं दे रहा है, किसी प्रकार का ना हमारे लिए फायदा दे रहा है ना तो किसी प्रकार का नुकसान दे रहा है। तो उसके प्रति उनकी जो प्रतिक्रिया है घटती चली जाएगी और फिर वो डरेंगे नहीं, है ना। दूसरा क्या है, बर्ड्स फीडिंग अलोंग अ रोड साइड, एक थोड़ा सा बड़ा कर लें, बर्ड्स फीडिंग अलोंग अ रोड साइड हैबिचुएट टू द कार पासेस एट अ फ्यू फीट्स। अर्थात देखिए, कहा जाता है जब से रोड साइड पर अगर मान लीजिए कोई रोड है और उस पर कार जा रही हैं और कुछ उस पर अनाज बिखेर दिया जाए, तो अगर मान लीजिए वो अनाज चुग रहे हैं और उसी समय कोई कार झटके में आ जाता है तो तुरंत उड़ जाते हैं, है ना। फिर अगर मान लीजिए कि बार बार कोई कार वहाँ से पास कर रही है तो वो जान जाएंगे कि ये कार अपने रास्ते से आ रही है और जा रही है, हमारे लिए किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं कर रही है। तो धीरे धीरे क्या करेंगे, वो हैबिचुएट हो जाएंगे, वो आदतन बन जाएंगे, उनके अंदर हैबिचुएशन आ जाएगा और वो कार आती जाती रहेगी, फिर भी वो आराम से बैठकर रोड साइड में दाना को चुग सकते हैं, चुगते भी हैं, है ना। क्यों? क्योंकि उनका जो डर था वो खत्म हो गया, क्योंकि वो किसी प्रकार का कोई स्टिमुलस, बार बार वही स्टिमुलस रिपीट हो रहा है, बार बार वहाँ से रोड साइड से कार आ जा रहे हैं और उनके लिए किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं हो रहा है। तो वो आदत में आ जाता है, वो हैबिट में आ जाता है और फिर वो आराम से रोड के किनारे दाना को चुगते हैं, है ना। इस प्रकार से वो हैबिट में आ जाता है, इसी को हम हैबिचुएशन कहते हैं। तीसरा एग्जाम्पल देखिए, पीपुल लिविंग इन सिटी अडॉप्ट टू नाइट टाइम ट्रैफिक साउंड्स। अर्थात जो लोग शहर के मतलब जो ट्रैफिक साइड में जो रोड के किनारे जो घर बनाकर लोग रहते हैं, तो पहली बार जब वो शिफ्ट होते हैं तो उनको रात में नींद नहीं आती है, और जब धीरे धीरे रोज वो वहाँ से नॉइस करते हुए कार जा रही है, बस जा रही है, ट्रेन जा रही है, तो धीरे धीरे उनके हैबिट में आ जाता है और फिर वो आराम से वहाँ रहना सीख जाते हैं और वो आराम से सोएंगे, उनका नींद डिस्टर्ब नहीं होगा, है ना। तो रोड साइड पर रहने वाले जो लोग हैं वो हैबिचुएट हो जाते हैं, उनके हैबिट में आ जाता है, अब वो आराम से सो सकते हैं। अगर कोई बाहर का आदमी आता है तो उस दिन उसको नींद नहीं आती, क्यों? क्योंकि उसके लिए वो आदत में नहीं है ना। तो इस प्रकार का जो स्टिमुलस होता है बच्चों, बार बार स्टिमुलस होने से रिस्पांस जो होते हैं उसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो घट जाती है, और इसी को हम क्या कहते हैं, हैबिचुएशन कहते हैं, है ना बच्चों। तो आज के वीडियो सेगमेंट्स में बच्चों हम लोगों ने हैबिचुएशन तक बात किया है। कल हम लोग कंडीशनिंग का अगला क्या है, अगला है क्लासिकल कंडीशनिंग। तो कल हम लोग अगले सेगमेंट्स में हम क्लासिकल कंडीशनिंग के विषय में बात करेंगे। उम्मीद है बच्चों आज का वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहा होगा, अच्छे से समझ में आया होगा। अगर बच्चों किसी प्रकार का कोई कमेंट हो, किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम्स हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, जिससे आपका जो प्रॉब्लम्स है उसका समाधान अच्छे से हो सके। तो अगर बच्चों हमारे नए व्यूवर्स हो तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें अपने यार दोस्तों में, जिससे उनकी भी तैयारी सुचारू रूप से चल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सेगमेंट के साथ, तब तक के लिए बच्चों धन्यवाद।